In harmony. लिख लिया? चलो देखो, ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, वो तो मैं करा चुकी, पहला खत्म है। नेक्स्ट आओ, दे सेड लॉन्ग लिव द किंग। अब देखो ध्यान से, लॉन्ग लिव द क्वीन, लॉन्ग लिव द किंग, ये सब हम लोग हिंदुस्तानी लोग अंग्रेजों के किंग और क्वीन के लिए बोलते फिरते थे। लेकिन इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि यहां पर मे छिपा हुआ है, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हो कि लंबा जिया, बल्कि कह रहे हो क्या? मे द किंग लिव लॉन्ग। आपका ये मतलब। अब होता क्या है ना, जब आप मे को हटा दो, और मे ही तो है जो वो विश और प्रेयर बता रहा है, उसी को हटा दोगे तब क्या होगा? तो कहते हैं ना, सेंटेंस को सही बनाना पड़ जाता है फिर, और इन्वर्जन वही हेल्प करता है आपको। एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसी को हटा दिया तो फिर क्या होगा? लॉन्ग लिव द किंग हो गया। लेकिन इसको पहले तो मुझे ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि हम समझ सके कि किसका बना था। लॉन्ग लिव द किंग बना था मे द किंग लिव लॉन्ग से, और मे द किंग लिव लॉन्ग को इन्वर्जन से हटा दें हम, तो इन्वर्जन नहीं होगा, तो द किंग मे लिव लॉन्ग हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? दे प्रेड या विश्ड, जो लगा दो आपकी मर्जी। कंजंक्शन दैट द किंग मे का क्या बनेगा? माइट लिव लॉन्ग। इसका मतलब है कि आपको माइट यूज करना ही पड़ा ना। दिस मीन्स माइट comes in indirect speech of optative sentences। नहीं था तो भी हमें समझना पड़ा कि भाई उसी को तो गायब कर दिया जो इन्वर्जन बन गया फिर से। यानी लॉन्ग लिव द किंग का मतलब है कि द किंग मे द किंग लिव लॉन्ग, और मे द किंग लिव लॉन्ग का मतलब है कि इन्वर्जन। और अभी बताया था कि इनडायरेक्ट स्पीच में कभी इन्वर्जन आता नहीं है, तो मे को माइट बना के उसको पीछे कर दिया। ही सेड मे यू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। एक तो मे यू को यू मे कर दिए पहले, तो फिर सेड को प्रेड या विश्ड कर दे, जो भी मर्जी। दैट सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट नहीं है, मैं आई मान लूं। मे को माइट कर दे, और माइट के बाद तो वर्ब का बेस फॉर्म ही आता है। ठीक है। शी सेड मे यू गो टू हेल। भाई जरूरी थोड़ी है कि मैं हमेशा आपके लिए मनोकामना करती रहूं।
गुस्सा भी तो आता है ना? तो प्रेड, विश्ड या कर्स्ड भी तो हो सकता है ना? जैसे कहते हैं ना कई बार भाड़ में जाओ, तो वही चीज है कि किसी से चिढ़ के कह रहे मे यू गो टू हेल। आप देखो सेड बन गया शी कर्स्ड दैट, सेकेंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट लगा दे। अब मुझे तो बख्श दो, आई तो लिखूंगी नहीं, मैं ही लिख दूंगी, है ना? ही माइट गो टू हेल। आसान था, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस बहुत आसान है। वी आर नॉट वर्किंग ऑनेस्टली में आंसर तो यस या नो है, तो इसमें हाँ तो ठीक है, कंजंक्शन आएगा। इफ या वेदर लगा दो, अगर नहीं लगाया तो लगाओ। ये होगा ना, दे आस्क्ड मी इफ दे आर नॉट वर्किंग ऑनेस्टली, ठीक है? बाकी सारे क्वेश्चंस आप लोग रखे रहो, जितने क्वेश्चंस लिखने हैं लिखते जाओ, जो भी डाउट्स पूछना है। बस एक बार ख़त्म करूंगी, फिर आप लोग का क्वेश्चन से जवाब दूंगी। अब आओ इम्परेटिव सेंटेंसेस में। मार्कर हो गया। अब देखो क्या किया, पहले तो बताओ इंपरेटिव सेंटेंस समझ में आना चाहिए। कम हियर, गो आउट, बी हैप्पी, ऐसे जो सेंटेंसेस होते हैं ना, ये वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं, ये वर्ब के बेस फॉर्म से शुरू होते हैं। और आपको फीलिंग आ जाएगा कि ये ऑर्डर है, या फिर रिक्वेस्ट की फीलिंग आएगी आपको, या फिर ऐसा महसूस होगा कि कोई सजेशन दिया जा रहा है, या फिर एडवाइस, या फिर आपको मना किया जा रहा है मत करिए, प्रोहिबिशन है, महसूस हो जाएगा, ठीक है? ऐसे कंडीशन में देखो क्या किया। अब आपको अगर महसूस हो रहा है कि ये ऑर्डर है, तो सेट टू को ऑर्डर्ड बनाओ। अगर आप प्लीज शब्द देख रहे हो, काइंडली वर्ड देख रहे हो, तो रिक्वेस्टेड लिखिए। डोंट डू दिस अगर महसूस हो रहा है तो प्रोहिबिटेड या फॉरबेड वर्ड लगाएंगे। अगर लगे कि डॉक्टर टाइप का कोई सलाह दे रहा है तो हम एडवाइस लगाएंगे, यानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट सेट टू चेंज होगा। उसके बाद देखो कंजंक्शन क्या आया, टू। और इसमें सबसे अच्छी बात है ना कि टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आता है, हम जानते हैं। टेंस का झंझट ही खत्म है यहाँ पे, क्योंकि टू इज फॉलोड बाय
बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे हमारा टेंस का झंझट ही खत्म है, लेकिन बाकी सारे चेंजेस करने पड़ रहे। देखो नाउन का देन, ये हियर का देर किया, यानी प्रोनाउन का चेंज होगा। हालांकि यहाँ इधर तो प्रोनाउन आया ही नहीं, वो भी ख़त्म, लेकिन आगे तो आ सकता है। प्रोनाउन, टाइम एंड प्लेस चेंज अकॉर्डिंग टू रूल्स। पहले इतना करिए। हो गया। पहला तो वही है गो फ्रॉम हियर का, मैंने खाली इतना कर दिया गो अवे फ्रॉम हियर, तो बस कुछ नहीं, गो अवे फ्रॉम देयर बन गया और कुछ नहीं हुआ। पहला तो ऐसे ही हो गया, खाली अवे वर्ड अलग से। सेकेंड और थर्ड बहुत ध्यान से देखना, सिर्फ एक कॉमा का फर्क है और ये मैं आपको मूड में भी सिखाती हूँ कि दोनों के मूड में खाली डिफरेंस है। पहला में कह रहा है, सेकंड में कह रहा है बेबीज ड्रिंक मिल्क, इसका मतलब है वो बेबीज को ऑर्डर दे रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो लिखेंगे
he ordered या instructed the babies to drink milk. देखो ये imperative वाक्य है और उसके बाद कॉमा हटा देना. अब जब खत्म है तो हटाएंगे. He ordered the babies to drink milk. लेकिन जरा नेक्स्ट देखो. He said babies drink milk. ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है. यूनिवर्सल ट्रूथ में हम जानते हैं कि कोई चेंज नहीं होता. कंजंक्शन दैट लगा के वैसे ही छोड़ दो, इसका मतलब है बच्चे दूध पीते हैं. दैट्स इट. बेबीज ड्रिंक मिल्क, बेबीज ड्रिंक मिल्क रह गया. यानी दोनों का मूड सिर्फ डिफरेंस है और एक में देखो कॉमा है जो बता रहा है कि वो बेबीज को इंस्ट्रक्ट कर रहा है. अब ये महिला कह रही है प्लीज प्लीज योर ऑनर. एक तो योर ऑनर रेस्पेक्टफुली हो गया. अब प्लीज प्लीज का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा ही वो रिक्वेस्ट कर रही है ना. इसीलिए लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड या प्लीडेड, जो भी लगा दो आपकी मर्जी. लेकिन रिक्वेस्टेड अगर लगाओगे तो प्लीज प्लीज 2 बार है, तो रिक्वेस्टेड हिम अर्नेस्टली लगा देना. मतलब बहुत तीव्रता के साथ जब आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो अर्नेस्टली वर्ड चलेगा. शी रिक्वेस्टेड हिम अर्नेस्टली टू, और उसके बाद वर्ब का तो बेस फॉर्म ही आएगा. फ्री मी मतलब फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हर, फ्रॉम दिस एगनी दैट एगनी. ठीक है. ठीक है. शी सेड कुड यू रिपीट द क्वेश्चन. अब ये ध्यान से सुनो, इसको मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगी. इस टाइप के सेंटेंसेस, मे आई हेल्प यू, कोई क्वेश्चन थोड़ी है, रिक्वेस्ट है. ये क्वेश्चन फॉर्म में रिक्वेस्ट होते हैं. कुड यू रिपीट द क्वेश्चन आप मुझे तब बोलोगे जब आप वो क्वेश्चन ठीक से नहीं सुन पाए हो. इसका मतलब आप मुझसे क्वेश्चन थोड़ी पूछ रहे हो. ये कुड यूज़ करते हैं हम रिक्वेस्ट के लिए. जब हम औपचारिक रूप से किसी को निवेदन करते हैं ना, फॉर्मल रिक्वेस्ट में हम कुड का इस्तेमाल करते हैं. ऐसे कंडीशन में क्या बनेगा, शी रिक्वेस्टेड. देखो रिक्वेस्टेड गया ना तो कुड खत्म हो जाएगा, याद रखना. कुड के साथ रिक्वेस्ट वर्ड सुपरफ्लुअस हो जाएगा. शी रिक्वेस्टेड, किसको, मी लगा दें और WH फैमिली वगैरह कुछ नहीं है. इफ वेदर कुछ मत लगा देना. ये रिक्वेस्ट है, ये इम्परेटिव है. ही रिक्वेस्टेड मी टू रिपीट द क्वेश्चन. बस ये होगा. और इसका सबसे पहला ऑप्शन आपको वही देगा जो आप क्वेश्चन के हिसाब से बनाओगे. ही आस्क्ड मी इफ आई कुड रिपीट द क्वेश्चन. देख लो, क्वेश्चन था तो आस्क्ड बना दिया, WH फैमिली नहीं था तो इफ भी लगा दिया, है ना. लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि मे आई हेल्प यू क्वेश्चन नहीं है, ये ऑफर किया जा रहा है हेल्प. ठीक है. इसलिए ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो क्वेश्चन फॉर्म में होते हैं लेकिन वो इम्परेटिव वाक्य होते हैं. लिखो नीचे इस 5th का. कुछ ऐसे रिक्वेस्ट्स होते हैं, रिक्वेस्ट या ऑफर होते हैं. देयर आर सर्टेन रिक्वेस्ट्स एंड ऑफर्स जो हम क्वेश्चन फॉर्म में देखते हैं, which are seen in question forms. Example लिखो. Would you take your seat? Would you take your seat? May I help you? ठीक है.
बस ग्रामर में इतना ही रहने दो अभी। फॉरबिडन किस में होगा बेटा, किस में फॉरबिडन होगा? फॉरबेड होगा ना, फॉरबिडन क्यों होगा? थर्ड फॉर्म क्यों लगा रही हूँ मैं, सब सेकेंड फॉर्म लगा रही हूँ। अगर इंपेरेटिव सेंटेंस में सेज हो गया तब तो क्या प्रॉब्लम है? अगर में फिर माइट में चेंज नहीं होगा, लेकिन इन्वर्जन में तो नहीं आएगा फिर। जगराती आपका क्या है? अ पेल एंग्शियस गर्ल बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक्सेप्शंस में आते हैं, बिल्कुल सही है। केडी सेमांटिक्स ले सकते हो आप, अगर वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 कर चुके हो तो केडी सेमांटिक्स ले लो, क्योंकि इसमें आज तक जितने टेस्ट पेपर्स मैंने बनाए हैं पिछले 10-12 साल में, वो सारा का सारा टेस्ट पेपर का सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस और स्पेलिंग्स उठा के इसमें डाल दिया है। उत्पल किस क्वेश्चन का यू को मी में चेंज नहीं किया, जरा मुझे बता दो। सेंटेंस पता नहीं चलता है बेटा, आप क्वेश्चन के साथ लिखा करो। नीचे चलो और नीचे चलो। जिसमें आंसर नहीं दिया है मैंने यस, तो उसमें आंसर इन द एफर्मेटिव हो गया 6 वाले में, और अगर रहता नो तो आंसर इन द नेगेटिव हो जाता। नाउ को देन में चेंज करेंगे। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्डली नहीं होता है, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड होगा। हार्ड का मतलब होता है बहुत मेहनत करोगे ना तब जाके पुरानी आदतें छूटती है, ठीक है। हार्डली को हार्ड करो। कोमल आपका जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन गलत है, जानते हो क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, कई बार स्टूडेंट्स ने पूछा है। आप देखो ना, तिलक की बात कर रहे हैं, तिलक के साथ क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड तिलक क्यों होगा? भाई ये पास्ट टेंस से हिस्ट्री में दर्ज हो चुका है, इसीलिए अच्छा नहीं है ये। क्वालिटीज विच हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन हिम हिज हार्ड अर्नड सक्सेस हैव बीन रेयर इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे विच हैव सपोर्टेड तिलक एंड गिवन नहीं होना चाहिए, विच सपोर्टेड एंड गिवन एंड गेव होना चाहिए था। ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना 2 आंसर गलत हो रहा है ना, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या है? दे वर बीइंग कमांडेड टू वेट टिल द सिग्नल वाज गिवन। अगर इसका पूछोगे तो होगा दे वर कमांडिंग देम टिल दे गेव द सिग्नल, कुछ ऐसी होगा। दे वर कमांडिंग देम टिल द सिग्नल, रुको, टिल दे गेव द सिग्नल। She asked them, is there any problem? She asked them if there was any problem, और there का स्पेलिंग गलत है अंजू, if there was any problem. He said to me, अरे ऊपर नीचे मत करो, रुको ना। See, there is a mosquito, यहाँ भी स्पेलिंग आप गलत लिखे हो there का। He said to her that there was a mosquito. He asked me, was I coming is correct? नहीं, he asked me if I was coming होगा ना। आपने ना कंजंक्शन लगाया और इन्वर्जन यूज किया है। इन्वर्जन बोलती हूँ बेटा, कन्वर्जन नहीं, इन्वर्जन। The loud and incessant chatter worries your father who is trying to concentrate. वरीज योर फादर नहीं होगा ना, क्योंकि आप
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हो कि वो तुम्हारे फादर को तंग कर रहा है, तुम्हारी बातें बहुत लगातार जोर से बोल रहे हैं आप लोग, तो इज वरिंग होगा, इज वरिंग। वॉट एम्यूज, यू का एम्यूज के साथ एट लगता है ना, एट वॉट आर यू एम्यूज। उसके बाद नीचे जाओ, आई एम गोइंग देयर का क्या होगा, ही सेड दैट ही वॉज गोइंग देयर, हो गया, हो गया खत्म। चलो वो कैब निकालिए। अब हम आ रहे हैं एमी पर, है ना, 9th नंबर था, एमी पर आते हैं। एमी इज द रूट ऑफ फ्रेंड, ऑफ फ्रेंडशिप, और जो भी कह लो दोस्त से रिलेटेड, दोस्त से रिलेटेड कह लो एमी। आ जाओ सबसे पहले 26 एमिएबल। एमिएबल होता है फ्रेंडली। एमिएबल का सिनोनिम में एमिकेबल आ जाता है, हालांकि एमिकेबल थोड़ा सा अलग मीनिंग देता है, ठीक है। जो कोऑपरेटिव होते हैं ना उसको एमिकेबल कहते हैं, है ना, और एमिएबल होते हैं फ्रेंडली। फाइन। 27 में आओ, ये तो हो गया एडजेक्टिव। 27 है एमिटी। एमिटी का मतलब होता है फ्रेंडशिप। ठीक है ना, इसका उल्टा हो गया एनमिटी। उसके बाद एनिमोसिटी, हॉस्टिलिटी, और एक इडियम फ्रेजेस में आता है नो लव लॉस्ट। इसका मतलब भी दुश्मनी होता है, नो लव लॉस्ट, इसका मतलब भी दुश्मनी होगा। ठीक है। अब आओ 28। 28 ध्यान से देखो, वही एमी से बना है एमोरस, एडजेक्टिव ही है एमोरस। लेकिन एमोरस का मीनिंग होता है ना, जब आप फ्रेंडशिप दिखा रहे हो, फ्रेंडली नेचर दिखा रहे हो, लेकिन वो फ्रेंडली नेचर आपका कुछ सेक्सुअल डिजायर दिखा रहा होता है ना, तो वो एक नेगेटिव फ्रेंडली फीलिंग दे रहा होता है। सो एमोरस इज शोइंग सेक्सुअल डिजायर्स, यानी फ्रेंडली तो दिख रहा है बंदा, लेकिन इन अ रॉन्ग और नेगेटिव सेंस। इसीलिए एमोरस इज शोइंग सेक्सुअल डिजायर। ठीक है। 29 आओ, कभी किसी के कब्र पर देखोगे ना, कब पैदा हुआ, कब मरा, और उसका नाम, वो थोड़ा बहुत डिटेल दिया रहता है ना। तो कब्र पे जो खुदे हुए शब्द होते हैं ना, उसको हम कहते हैं एपिटैफ, जिसका मतलब है इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम। एपिटैफ का मतलब जो कब्र पे खुदे शब्द होते हैं उसको एपिटैफ कहते हैं। ठीक है। स्वैन सॉन्ग बना है स्वैन से ही, लेकिन इसका ध्यान से रखना, मतलब इसका क्या होता है कि ऐसे गीत या ऐसे गाने जो विदाई के समय में गाए जाते हैं ना, जब रिटायरमेंट होता है किसी का, तो उसके विदाई के लिए गाया जाता है, वो स्वैन सॉन्ग होता है, जिसको हिंदी में विदाई गीत कहते हैं। दैट मीन्स अ सॉन्ग sung for one
who is retiring. ठीक है, लेकिन इसका एक और मतलब होता है, वो होता है द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ पर्सन। जब वो आखिरी बार अपना परफॉर्मेंस दे रहा होता है ना, कि इसके बाद तो वो आदमी रिटायर करने वाला है, तो वो लास्ट परफॉर्मेंस को हम लोग स्वैन सॉन्ग कह देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आओ 31, दैट इज प्लेजरिज्म। जानते हो ये बहुत एक अच्छा खासा क्राइम है लिटरेरी वर्क में। कब किसी का आप लेख को या किसी के लिखे हुए चीज़ का आइडिया चुरा के अपने उपन्यास में आप लिख देते हो ना, तो इसको लिटरेरी फील्ड में बहुत बड़ा क्राइम माना जाता है। हालांकि ये मुखर्जी नगर में तो प्रसिद्ध चीज़ है कि सब एक दूसरे का कॉपी एंड पेस्ट मारता रहता है, बट दिस इज अ क्राइम। लिखो, स्टीलिंग ऑफ someone else literary work। ठीक है, नेक्स्ट आओ, मैंने हैरंग बता दिया था आपको, बहुत एग्रेसिव द स्पीच होता है, स्पीच के साथ ही मैंने हैरंग बता दिया था आपको। अब आइए हेल्सियन डेज। जानते हो जो समुद्र में जो नाविक लोग जाते हैं, वो सेलर्स कुछ ना कुछ अपनी कथा कहानी बताते रहते हैं, और वो लोग कुछ कुछ चीज़ों पर विश्वास करते हैं। वो लोग सी गॉड मानते हैं कि सी में गॉड होता है। वो मानते हैं कि सी के कुछ ऐसे पंछियों के नाम वो लेते हैं जो हम लोग कभी देखे ही नहीं है। उसमें से एक हेल्सियन है। जब एकदम सी शांत हो जाता है, लहरें नहीं उठ रही होती है बहुत तेज से, तो वो कहते हैं कि देखो अभी हेल्सियन है ना, ये सी पे बच्चा दिया हुआ है, और इसलिए सी गॉड नहीं चाहते हैं कि उसके अंडे जो है वो टूटे और बच्चे मरे, इसीलिए देखो वो बिल्कुल शांत हो गया है सी। यानी कि वो हेल्सियन डेज तब मानते हैं जब सी बिल्कुल शांत हो जाता है। तो हमारे लाइफ में हेल्सियन डेज कब आएगा? जब हमारी लाइफ में बिल्कुल पीस अच्छा से हो ना, मतलब शांति हो, सुख और शांति, उस समय हम मानते हैं कि हमारे हेल्सियन डेज चल रहे हैं। 33 नंबर है ना, हेल्सियन डेज लिखो, पीसफुल डेज। हार्ट समझते हो, दिल, सोल मतलब आत्मा। कोई चीज़ एकदम दिलो आत्मा से आप कर रहे होते, उसका मतलब क्या होता है? बहुत मन से कर रहे हो। तो हार्ट एंड सोल इज होल हार्टेडली, पूरे मन के साथ, पूरे तन मन के साथ जिसको कहते हो। इसको केडी लाइव में सेव कर, इसमें शेयर कर लेना, इन लोगों को भी चाहिए ना। नेक्स्ट आओ 35, होल्ड समवन टू रैंसम। टेल मी, रैंसम का मतलब क्या है? फिरौती। आप किसी को फिरौती मांगोगे तो खुशी खुशी तो नहीं लेगा देगा वो आपको, ये ले जाओ। यानी किसी से अगर फिरौती मांगते हो तो वो बहुत अनविलिंगली वो काम करता है जो वो नहीं करना चाहता। वही सेम मीनिंग है होल्ड समवन टू रैंसम। इसका मतलब फोर्स समवन टू डू समथिंग जो वो विलिंगली नहीं करेगा, है ना। फोर्स, टू फोर्स समवन to do something which he won't do willingly, ये होता है hold someone to ransom।
जब आप देखते हो सोल्जर्स को कमांड किया जाता है, कहते हैं स्टैंड एट ईज, अटेंशन, है ना, कहते हैं स्टैंड एट ईज, तब वो आराम से खड़ा हो जाता है। एट ईज का मतलब हमेशा आराम से होता है, कंफर्टेबल। स्टैंड एट ईज में वो आराम से हाथ पीछे करके आराम से खड़ा रहेगा। एट ईज का मतलब हुआ आराम से। मैंने कहा इल एट ईज, यानी कि आराम से नहीं है वो, इसका मतलब हो गया अनकंफर्टेबल। जिसका एक और इडियम आता है फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मीनिंग होता है कि जब आप फिश को आउट ऑफ वाटर निकाल दो तो वो बहुत अनकंफर्टेबल फील करेगा। इसका एंटोनिम पहले ही शीट में करा चुके हैं हम, एट होम। आप जैसे घर में आराम से फील करते हो, वैसे ही एट होम का मतलब होता है कंफर्टेबल। इसीलिए 37 देख लो, फिश आउट ऑफ वाटर। ठीक है, नेक्स्ट टर्म इन अ फिक्स। भाई समझ में नहीं आ रहा क्या करे, आई एम इन अ फिक्स, इसका मतलब है कि इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन, नहीं समझ में आ रहा क्या करे, बिल्कुल दिमाग फिक्स हो गया, क्या करे क्या नहीं करे समझ नहीं आ रहा है, तो इन अ फिक्स का मतलब हुआ इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, देखो आपके जो चेहरे का ये पार्ट है ये चीक कहलाता है, ये पार्ट चिन कहलाता है ना। चीक ये पार्ट है, और जॉल जो होते हैं ना, जब बुढ़ापा आ जाता है तो ये जो चीक्स के पार्ट है ऐसे लटक जाते हैं। तो चीक बाय जॉल का मतलब है इतने नज़दीक नज़दीक बैठे हैं कि सबका चेहरा भी एक दूसरे से सट रहा है, वो होता है चीक बाय जॉल। इसका मतलब वेरी क्लोज। ड्रैकोनियन लॉ जो होते हैं ना, वो आप जैसे इंडिया हो या जितने डेवलप्स या डेवलपिंग कंट्रीज है, जितने डेवलप कंट्रीज है, इन लोगों ने रिफॉर्मेटिव लॉस लेके आए। रिफॉर्मेटिव लॉस मतलब होते हैं ना कि वो रिफॉर्म करने पर विश्वास करते हैं। आप अगर इंडिया के किसी भी जेल में चले जाओ, स्पेशली जो जेल मतलब लोगों के नज़र में होता है, जैसे कि मेट्रो जो हमारे मेट्रोपोलिस है यानी कि दिल्ली वगैरह, तो आप देखोगे वहाँ पे कोई अंदर किसी के साथ मारपीट नहीं हो रहा होता है। उन सब के लिए बहुत अलग अलग चीज़ें खुली हुई रहती हैं ताकि लोग सिलाई सीखें, खाना बनाना सीखें, ताकि बाहर निकलने के बाद वो लोग रिफॉर्म्ड होके निकले। लेकिन पहले जो होता था ना, रिफॉर्मेटिव सिस्टम नहीं था, पहले प्यूनिटिव सिस्टम था। प्यूनिटिव सिस्टम का मतलब था आपका किसी ने आँख फोड़ा तो आप भी उसका आँख फोड़ दो, है ना। तो ये सब क्या थे ना, ये सब सीवियर लॉ थे जो दंडात्मक होते थे, यानी कि प्यूनिटिव होते थे। अगर वही दंडात्मक बहुत सीरियस दंडात्मक केस हो जाए ना, बहुत सीरियस, तो ड्रैकोनियन लॉ कहलाता है। ड्रैकोनियन लॉ का मतलब हो गया, ये तो मैंने क्या कर दिया, ये था 38, ये 39 था, और फिश आउट ऑफ वाटर जो था ये 37 था। ठीक है, ड्रैकोनियन लॉ होगा वेरी वेरी सीवियर प्यूनिटिव। प्यूनिटिव का मतलब लिख लेना दंडात्मक। जो दंड देने वाला कानून होता है। ठीक है, बहुत ही तीव्र तरीके से दंड देने वाले जो कानून होते हैं उसको ड्रैकोनियन लॉ कहते हैं।
चलो आप लोग क्वेश्चन है तो कोई ठीक है, वरना जो आप लोग ठीक है. We all know that there is only God. How to make this passive man? We all know. It is known to us. ठीक है ना? It is known to us that there is only one God. ये होगा. या फिर that there is only one God is known to us. He is one of my relatives who have stood by me. का क्वेश्चन टैग क्या होगा? Isn't he होगा. मेन तो यही बात है ना कि वो आदमी है जो मेरे साथ हमेशा खड़ा रहा है, तो isn't he होगा. It was suggested by him that the baby should be immediately taken care. Error. It was suggested by him that the baby should be immediately taken care of होगा बेटा. Care of. Off नहीं लगाओगे तो ध्यान रखने की तो बात ही नहीं होगी. Yes, Shivam. At KD campus, every question is answered होगा. We answer every question as we believe. We believe होगा. It is believed by us. और आगे का पार्ट, even Einstein asked questions. इसका भी तीसरा भाग है. That questions were asked by even Einstein. हो गया? और क्वेश्चन कुछ है? यस जब आपके पास ऑब्जेक्ट नहीं होता है ना और ज़रूरत पड़ जाए तो यू को आई मान लो या ही मान लो. देखो यू का मतलब तो समझ रहे हो ना, सेकेंड पर्सन तो है ही, तो इसको फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन ही मानोगे ना, और क्या मानोगे. हो गया.